आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना वायरस को लेकर रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। रोज हमें ऐसे शब्द पढ़ने को मिलते हैं जो कोरोना से संबंधित तो हैं, लेकिन उनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं होती। आज इस पॉडकास्ट में हम ऐसे ही कुछ शब्द आपके लिए लेकर आए हैं। हम बताएंगे उन शब्दों के बारे में जो कोरोना से संबंधित हैं और रोज उनका इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजुम शर्मा। आप सुन रहे हैं आज तक का ये स्पेशल पॉडकास्ट। कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहा जा रहा है। ये कोविड-19 क्या है और क्या उसमें 19 लगाना जरूरी है? ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से ये हुआ, कोविड-19 की वजह से इतने लोग संक्रमित हुए। लेकिन आखिर ये कोविड-19 क्या है, ये भी आपके दिमाग में चलता होगा। तो आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की फैमिली का ये विस्तार है। पहले इसे nCoV-19 यानी nCoV-19 नाम दिया गया था। फिर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कोविड-19 नाम दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस वायरस को चीनी वायरस कहकर पुकारा था, तो WHO और यूनिसेफ ने इस पर आपत्ति उठाई थी कि वायरस की कोई नागरिकता नहीं होती, इसलिए आप उसे किसी देश से जोड़कर नहीं देख सकते, भले ही उसकी उत्पत्ति किसी देश में हुई हो। तब WHO के चीफ ने कहा था कि इस बात का वे ध्यान रखना चाहते थे कि कोई नाम ऐसा न रखा जाए जिससे किसी देश की छवि खराब हो, इसलिए इसे कोविड-19 नाम दिया गया। अब कोविड-19 क्यों और 19 ही क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, यहाँ कोविड जो है वो एक एक्रोनिम है, यानी को का मतलब है कोरोना, वी का मतलब है वायरस, डी का मतलब है डिजीज यानी कोरोना वायरस डिजीज। यहाँ जो एन का इस्तेमाल पहले हुआ था वो नोवल है, तो नोवल कोरोना वायरस डिजीज nCoV, और 19 इसलिए कि वर्ष 2019 में पहला मामला इसका सामने आया था, इसलिए कोविड 2019 कोविड-19। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं पर कोविड-19 के लिए आउटब्रेक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। कोई कह रहा है कि ये पेंडेमिक है। क्या आउटब्रेक और पेंडेमिक एक ही हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें अक्सर आउटब्रेक, एंडेमिक, पैंडेमिक इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है ये हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, या बहुत सीमित जानकारी होती है। तो जिन्हें नहीं पता है तो हम उन्हें बताना चाहेंगे। देखिए, आउटब्रेक जो होता है उसकी हिंदी है प्रकोप। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई बीमारी जब किसी क्षेत्र विशेष में फैली हो और अचानक से उसके बहुत सारे मामले सामने आ जाएं, तो उसे प्रकोप या आउटब्रेक कहा जाएगा। लेकिन जब यही आउटब्रेक कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले ले, तब समझिए कि वो एंडेमिक हुआ यानी स्थानिक हुआ। इसे और अच्छे से समझने के लिए ये समझा जा सकता है कि जब कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान शहर में आया तो वो आउटब्रेक हुआ, लेकिन जब वो पूरे चीन में फैला तो वो एंडेमिक हुआ, लेकिन जब वो पूरे विश्व में फैला तो वो पैंडेमिक हुआ यानी महामारी हुआ। तो एक छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र और फिर बड़े से बहुत बड़े क्षेत्र में जाना आउटब्रेक, एंडेमिक और पैंडेमिक। भारत में आजकल कहा जा रहा है कि कोरोना की पूल टेस्टिंग होगी। क्या ये नॉर्मल टेस्टिंग से अलग होती है? पूल टेस्टिंग को समझना बेहद आसान है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ओला या उबर जरूर ली होगी। उसमें एक ऑप्शन होता है राइड शेयरिंग का, यानी आप अपनी राइड को किसी के साथ साझा करके जा सकते हैं, जिसमें पैसा आपको कम देना पड़ता है। ठीक यही बात पूल टेस्टिंग पर लागू होती है। जब आपका सैंपल किसी और के सैंपल के साथ लिया जाए और उसे मिलाकर एक सैंपल बनाया जाए तो उसे कहते हैं पूल टेस्टिंग। ICMR के मुताबिक 2 से 5 लोगों का सैंपल जो नाक या गले से लिया जाता है और उसको मिलाकर एक सैंपल बनाया जाता है, फिर उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो उन 2 से 5 लोगों का अलग अलग टेस्ट कराया जाता है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव हुआ तो यानी 2 से लेकर 5 जितने का भी हुआ वो सब नेगेटिव है। ICMR ने बताया कि ये करने के 2 लाभ हैं। पहला, आपकी समय की बचत होगी। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सबका टेस्ट एक साथ अकेले अकेले कर सकें, इसलिए पूल के माध्यम से यानी साझाकरण के माध्यम से टेस्ट किया जाएगा, पूल बना के। दूसरा, पैसे की बचत होगी। अकेले अकेले टेस्ट आप लेंगे तो सबके लिए किट्स आपको अलग अलग लेनी होगी, जबकि यहाँ एक ही किट में 5 लोगों का टेस्ट हो सकता है। तो ये हुआ आपका पूल टेस्टिंग।
अखबारों में आजकल पढ़ने को मिलता है कि भारत का R0 कम हो गया है। ये R0 क्या है? R0 के विषय में जानना बेहद जरूरी है। R0 जो है दरअसल एक वैज्ञानिक शब्दावली है जिसे प्रयोग में लाया जाता है कोरोना वायरस संक्रमण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा। दरअसल इसे रिप्रोडक्शन नंबर भी कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति आगे कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। जिस देश में R0 की मात्रा जितनी ज्यादा होती है उस देश में संक्रमण का खतरा उतना अधिक बना रहता है। अब आपको बताते हैं कि ये निकाला कैसे जाता है। इसे और रिफाइन तरीके से समझिए। देखिए एक गणितीय आधार है, ये आपको बताया। मान लीजिए आज 4 व्यक्ति संक्रमित हैं और बीते कल में 2 व्यक्ति संक्रमित थे, तो 2 से 4 को विभाजित किया जाएगा तो आएगा 2, यानी R0 हुआ 2, मतलब कि एक व्यक्ति 2 लोगों को संक्रमित कर सकता है। WHO के मुताबिक विश्व में R0 होने का जो अनुमान है वो 1.4 से लेकर 2.5 के बीच है, यानी एक व्यक्ति 1.4 से लेकर 2.5 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। तो R0 यानी एक व्यक्ति द्वारा आगे कितने व्यक्तियों को संक्रमित किया जाएगा, इसको देखा जाता है R0 से। ये एक रिप्रोडक्शन नंबर है। कहा जा रहा है एसिम्प्टोमेटिक मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक क्या कोई दूसरा वायरस है? ये बहुत चर्चा में रहा शब्द है एसिम्प्टोमेटिक, और लगातार पिछले दिनों इस पर बात हो रही है। तो एसिम्प्टोमेटिक के बारे में जानना जरूरी है। देखिए एसिम्प्टोमेटिक का अर्थ है लक्षण के बिना, यानी आपके भीतर कोरोना का एक भी लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी आप कोरोना से संक्रमित हैं। WHO की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति में कोरोना का एक भी लक्षण न हो, न खांसी हो, न जुकाम हो, न आपको सांस फूलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, न आपको बुखार हो, लेकिन फिर भी आप कोरोना से संक्रमित हो, तो ये हुआ एसिम्प्टोमेटिक कोरोना केस। ये आश्चर्य की बात है कि विश्व भर में एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा आ रहे हैं। ये खतरे का संकेत है। खतरा इसलिए आपको पता ही नहीं है कि आप कोरोना से संक्रमित हैं और जाहिर है आप किसी न किसी के संपर्क में आएंगे और वो आगे फिर किसी और को संक्रमित करेगा। तो एसिम्प्टोमेटिक को इस समय WHO से लेकर हमारे देश में ICMR द्वारा एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है। तो ये थे आज के 5 कोरोना से संबंधित शब्द जिनके बारे में आप रोज कहीं ना कहीं पढ़ते या उन्हें सुनते हैं। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं radio@aajtak.com पर। अगली प्रस्तुति तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।